हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने BCSCT 131 का सेक्शन 2.2 पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 2.3 पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2.3 द नेचर ऑफ मैटर। अब हम जो है नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ा था कि उसका डुअल नेचर होता है, उन दोनों के बारे में पढ़ा था। अब नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। Having understood the dual nature of radiation, let us now study the nature of matter in more detail. तो हमने जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है वो पढ़ा था। अब जो है हम स्टडी करने वाले हैं जो नेचर ऑफ मैटर होता है, मैटर का नेचर, उसको हम अब स्टडी करेंगे। इट हैज़ बीन अज्यूम्ड that the matter is composed of particles like atoms and molecules, or more correctly electrons and nuclei. तो ऐसा माना जाता था कि मैटर जो है वो एक पार्टिकल की तरह जो है बिहेव करता है, यानी कि एटम की तरह बिहेव करेगा, मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई की तरह उसमें प्रॉपर्टीज होती है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके पास में। दस मैटर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम रेडिएशन विच इज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी बाय वेव मोशन। तो इसलिए ये माना जाता था कि मैटर जो है वो रेडिएशन की तरह नहीं होता, वो उससे अलग होता है। क्योंकि रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन होती है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है बाय वेव मोशन, यानी कि वेव मोशन के द्वारा जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है वो उसको रेडिएशन बोलते हैं। और मैटर जो है वो रेडिएशन से अलग होता है, यानी कि इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि मैटर जो है उसके पास में वेव प्रॉपर्टीज नहीं होती है। हाउएवर द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर्स 1887 टू 1927 demonstrated the boundary between the matter with its particle-like behavior and radiation with its wave-like behavior is not as rigid as it was supposed to be. तो ये क्या कह रहा है कि आप जो देखेंगे कि 1887 से लेकर 1927 के बीच में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने हमें ये बताया कि जो पार्टिकल होता है वो सिर्फ जो है पार्टिकल नेचर, यानी कि मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर ही की तरह बिहेव नहीं करता, वो वेव नेचर की तरह भी बिहेव करता है। और उसी तरीके से रेडिएशन जो है वो सिर्फ वेव नेचर की तरह बिहेव नहीं करती है, वो भी पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। तो यानी कि ये उस तरीके से नहीं है कि रेडिएशन जो है वेव नेचर ही एक्सपोज करेगी, वही डिस्प्ले करेगी। ये ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों करती है। उसी तरीके से मैटर भी है, ये रिजिड नहीं है, ये पक्का नहीं है कि मैटर जो है वो भी पार्टिकल नेचर ही जो है एक्सपोज करेगा, वो भी शो करेगा, और वो भी वेव नेचर जो है वो शो कर सकता है। तो यानी कि ये ऐसा रिजिड नहीं है कि ये एक रूल नहीं है कि ये जो है ये ऐसे ही शो करेंगे, ये प्रॉपर्टीज शो करेंगे जैसे कि हमने सोचा था, वैसे नहीं है ये। These observations implied that matter and radiation can possess both particle and wave aspects. तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो हुई थी इस ड्यूरिंग 1887 से लेकर 1927 के बीच में, इन्होंने हमें ये बताया कि पार्टिकल और वेव जो एक्सपेक्ट्स होते हैं, कोई सा भी रेडिएशन और मैटर हो, वो दोनों एक्सपेक्ट्स जो है वो शो करते हैं। पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है उनके पास में। इन 1924 डी ब्रोगली प्रपोज्ड द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। तो 1924 में डी ब्रोगली ने क्या बताया मैटर के बारे में, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सब सेक्शन पे आते हैं अब, सेक्शन 2.3.1 डी ब्रोगली रिलेशन। अब डी ब्रोगली रिलेशन पे आते हैं। डी ब्रोगली reasoned that similar to the dual behavior of radiation, material particles also should behave both as particle as well as wave. तो इसने क्या बोला कि जो जिस तरीके से हमारी जो रेडिएशन है वो डुअल नेचर जो है दिखाती है, उसी तरीके से जो हमारा मैटर है वो भी हमारा जो है डुअल नेचर को शो करेगा। तो ये बोल रहा था ये, thus every particle is associated with a wave whose wavelength lambda is given by the equation this. तो ये बोल रहा था कि इसी तरीके से, क्योंकि ये जो है वेव नेचर भी जो है शो करेगा, उसी के कारण जो हर एक पार्टिकल होता है वो एक वेव जो है वेव लेंथ से उसकी वेव होगी, और वो वेव लेंथ जो है उस वेव की वो लैंडा होगी। उस लैंडा का फॉर्मूला हमें जो है प्लैंक ने दिया था, सॉरी डी ब्रोगली ने दिया था, जो हमारी डी ब्रोगली रिलेशन आती है, यानी कि लैंडा इज इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पे पी क्या होता है? मोमेंटम होता है। वेयर एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट, पी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड वेलोसिटी वी। तो ये इस चीज़ के लिए यहाँ पे होता है। मोमेंटम पी कैन बी एक्सप्रेस एज, मोमेंटम पी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? मोमेंटम पी हमारा होता ही है मास इंटू में वेलोसिटी, तो उसके हिसाब से मोमेंटम ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये जो है, यानी कि पी जो है हमारा वो हो गया मास इंटू में वेलोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंडा इज इक्वल टू में होता है एच बाई एम वी। तो यहाँ पे किसी भी पार्टिकल के लिए जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रह गया, और जो मास है किसी भी पार्टिकल के लिए वो कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि लैंडा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वेलोसिटी के, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उतना कम उसका लैंडा होगा, और जितनी कम उसकी वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा उसका लैंडा होगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ये जो है रिलेशन जो थी डी ब्रोगली रिलेशन ये बताती थी।
अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नोट दैट इक्वेशन 2.9, जो हमारी इक्वेशन 2.9 है ये वाली, जो कि हमने वही बताया कि इसको सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो ये आया इक्वेशन 2.9 relates the wave-like properties such as wavelength in the left-hand side to the particle-like properties such as mass on the right-hand side in the equation। तो आप ये देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में आप जो है वेव लाइक प्रॉपर्टी है लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि हमारा लैंडा हो गया, और राइट हैंड साइड में हमारी मास लाइक प्रॉपर्टीज है। तो यानी कि दोनों को रिलेट कर रही है। एक जो है यानी कि मटेरियल प्रॉपर्टी जो होगी वो, और ये होगी वेव प्रॉपर्टीज, तो ये दोनों इंटररिलेटेड है इसमें। Let us now study more about wave associated with matter and material particles। तो अब हम जो है वेव्स जो एसोसिएटेड होती हैं मैटर और मटेरियल पार्टिकल्स के साथ में, उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पे साइड नोट दे रखा है जो हमें बता रखा है, लुइस विक्टर पीर्स रेमंड डी ब्रोगली, यानी कि ये पूरा नाम है उनका डी ब्रोगली का, जिन्होंने हमें जो है ये क्वेश्चन दी थी डी ब्रोगली रिलेशनशिप। इनका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1892 में हुआ था, और इनका जो देहांत हुआ यानी कि डेथ हुई वो हुई 19 मार्च 1977 में। ही वाज अ फ्रेंच फिजिसिस्ट थे वो। ही प्रपोज्ड इन हिज डॉक्टरल dissertant that the matter and radiation have the properties of both wave and particle। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने प्रपोज किया कि जो मैटर जो होता है उनके पास में रेडिएशन की तरह भी प्रॉपर्टीज होती है और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी होती है, वेव प्रॉपर्टीज और पार्टिकल प्रॉपर्टीज दोनों होती है, जिस तरीके से रेडिएशन के पास में ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है। ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1929। तो उनको इसी बात के ऊपर जो है नोबेल प्राइज भी मिला था 1929 की में, कि इन्होंने ये जो है डिस्कवरी की। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा सब सेक्शन आता है 2.3.2 मैटर वेव्स। वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स एंड विच ओबेज इक्वेशन 2.9 आर कॉल्ड मैटर वेव्स। तो यहाँ पे बता रखा कि मैटर वेव्स क्या होती है। मैटर वेव्स वो वेव्स होती हैं जो एसोसिएट करती हैं किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ में, और जो है हमें जो इक्वेशन दे रखी थी 2.9 उसको ओबे करती है, वो वेव्स जो है मैटर वेव्स कहलाती हैं। Since electron is also a material particle, let us apply the above idea to electron। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ये भी एक मटेरियल पार्टिकल है, तो इसलिए अभी जो हमारा ये आइडिया है मैटर वेव का, इसको हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। When an electron moves in a circular orbit round the nucleus, the circumference of the orbit is given by 2 pi r। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसकी सर्कमफ्रेंस जो होती है वो इस प्रकार से दिखाई जाएगी, क्योंकि ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी, तो 2 पाई आर इसको दिखाया जाएगा। नाउ इफ द वेव एसोसिएटेड विथ इट इज extended round the circle as shown in figure 2.7a, it can be continuously in phase only when the circumference of the circle is equal to the integral multiple of the wave length। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है किसी भी सर्कल के अंदर, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन इन फेज कब रहेगा, जब उसकी सर्कमफेरेंस जो है वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी कि उसकी वेवलेंथ का जो है इंटीग्रल मल्टीपल होगी। इसको इन डेप्थ समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फिगर में जाना पड़ेगा, फिगर 2.7a जो कि हमें यहाँ पे नीचे दे रखी है। तो इससे पहले यहाँ पे बता रखा है कि ये क्या चीज़ है, ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ क्या है, ये है एन लैंडा। एन लैंडा क्या है, 2 पाई आर। जो हमें अभी फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूले में लैंडा आया था हमारा, तो लैंडा की बात हो रही है यहाँ पे। लैंडा जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि लैंडा का मल्टीपल होगा यहाँ पे। एन जो है वो नेचुरल नंबर से सारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में देखिए आप, तो ये आप देख सकते हैं इन फेज की यहाँ पे बात हो रही है। तो इन फेज का मतलब क्या है, इन फेज में यानी कि ये बात है कि ये दोनों है ये सिमिलर तरीके से यहाँ पे मूव कर रही है। कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ने पूरा रोटेशन किया, जैसे कि सर्कल का एक पूरा 360 डिग्री रोटेशन किया, तो वो क्योंकि वो वेव नेचर अभी प्रोड्यूस कर रहा है, अभी वेव नेचर की बात हो रही है, तो वेव के हिसाब से वो ऐसे मूव किया, और इसी तरीके से सेकंड में भी वो उसने सेम टू सेम ऐसे ही मूव किया। अगर ये जो है ये पाथ दोनों सेम रहेंगे, दोनों सर्कल में उसका पाथ जो है मूवमेंट का वो ऐसा रहेगा, एकदम सेम टू सेम ऐसा, तो वो इन फेज रहेगा, और उसका जो है वो जो है वेव प्रॉपर्टीज उसकी दिखाई देंगी। अगर वो अपोजिट रहे, जैसे कि इस प्रकार में दिखा रखा है यहाँ पे तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव किया, ये एकदम पूरा यहाँ से वेव नेचर दिखाते हुए पूरा, और एक फेज के अंदर एकदम, यानी कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था एंड एट ए पॉइंट एंड में वो सेम पॉइंट पे उसी वेव के साथ में उसी एंड पॉइंट पे वहाँ पे आ गया। तो ये आउट ऑफ फेज नहीं है, इन फेज है। पर इस केस में क्या है कि ये आउट ऑफ फेज है, क्योंकि ये सेम पॉइंट में नहीं आ पाया, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घिचमिच हो रही है, बहुत ज़्यादा उलझ रही है लाइनेज जो इलेक्ट्रॉन की है, तो ये आउट ऑफ फेज है। क्योंकि फिर ये अगर इसको सुपरपोज करेंगे तो हमारा जो आंसर जो है वो एकदम नल तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे जो दिखा रखा है आउट ऑफ फेज इसको बोलेंगे। तो
इस तरीके से दिखा रखा है। तो ये फिट कब होंगी, यानी कि इन फेज कब होगा, जब आपकी जो वेवलेंथ है, जो मैं बता रखा था कि यहाँ पे एन जो है वो मल्टीपल होगा 2πr के, यानी कि जो जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उसकी सरकमफ्रेंस लो, और अगर उसकी सरकमफ्रेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो वो जो है हमारा इन फेज रहेगा, वरना वो आउट ऑफ फेज रहेगा। यहाँ पे अब एक नोट दे रखा है एंटी नोट और नोट्स के बारे में। नोट दैट द नोट्स आर पॉइंट्स ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड एंड शो नो डिस्प्लेसमेंट while the antidotes are points of maximum displacement। तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में कि नोड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड जीरो होता है, और ये बताते हैं कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक तरीके से ये बताते हैं, क्योंकि ये वॉइड है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। एंटी नोड्स क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो यानी कि इसमें जो है यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकता है, तो यानी कि एक बहुत ही लंबा एरिया हो जाता है इसमें। तो इसमें ये बता रखा है एंटी नोड्स और नोड्स के बारे में थोड़ा सा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 2.9 टू इक्वेशन 2.10 वी ऑब्टेन। अब जो है हमने इक्वेशन 2.9 में से लैम्डा की वैल्यू जो है इक्वेशन 2.10 में फिट कर दी, जो कि हमारी क्या था कि एन लैम्डा इज इक्वल टू में 2πr था, जो इन फेज की बात कर रहे थे, उसमें हमने अपनी प्लैंक जो डी ब्रोगली रिलेशन जो है वो पुट कर दी। डी ब्रोगली रिलेशन उसमें पुट करने के बाद में हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमारी हो जाएगी NH/2π इज इक्वल टू में MVR। अब हमें पता है कि MVR क्या होता है, MVR एंगुलर मोमेंटम होता है। सिंस MVR इज द एंगुलर मोमेंटम, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर परमिटेड for which the angular momentum is an integral multiple of h/2π यूनिट्स। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप क्या कह सकते हैं कि इस केस में जब भी इन फेज होगा, यानी कि अगर वो वेव मोशन में मूव कर रहा है तो वही ऑर्बिट्स जो है वही ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, यानी कि वो सेम टू सेम वैसी बात हो रही है। दिस इज द सेम आइडिया विच बोर प्रपोज्ड अर्लियर इंट्यूटिवली। तो ये जो है यही आइडिया जो है, यानी कि ये चीज़ जो हमारी बताई गई है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो है h/2π, ये जो है ये बात हमारे बोर ने भी बताई थी और इंट्यूटिवली बताई थी, यानी कि एक उसको तुक्का लगाया था उसने और तुक्का वो फिट बैठ गया, बाद में जाके जो है हमारा डी ब्रोगली ने इसको प्रूव भी कर दिया। तो एक तरीके से ये बोर ने तुक्का लगाया था तो वो ठीक बैठ गया इस केस में। We will now discuss how de Broglie ideas of wave nature of particle was explained experimentally supported by Davison and Germer। तो हम ये देखेंगे कि डी ब्रोगली का जो आइडिया था वेव नेचर का वो हमें एक्सपेरिमेंटली कैसे एक्सप्लेन किया गया डी ब्रोगली और जर्मर के द्वारा। तो क्योंकि ये आइडिया था, इन्होंने थ्योरी दे दी, तो एक्सपेरिमेंटली चाहिए कि ये एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है। तो इसके बाद में यहाँ पे एक नोट दे रखा है, यहाँ पे बता रखा है हमारा क्लिंगटन जोसेफ डेविसन। तो डेविसन की बात हो रही तो यही चीज़ आ गई यहाँ पे। इनका जो जन्म है 1881 में हुआ था और इनका जो है डेथ की डेट जो है वो है 1958 में। ही वाज एन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। ही शेयर्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1937 विथ G.P. थॉम्सन फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने जो है नोबेल प्राइज़ गेन किया था इसी के ऊपर, यानी कि जो अभी पढ़ेंगे हमने कि जो हमारी डी ब्रोगली रिलेशन है उसको एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया था कि वेव प्रॉपर्टीज़ बताई थी इलेक्ट्रॉन की, और ये जो है ये जो नोबेल प्राइज़ है इनको G.P. थॉम्सन के साथ में मिला था। इन्होंने कोलैबोरेट करके एक तरीके से जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था और तब जाके इनको जो है ये अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ अवार्ड। तो अब सबसेक्शन 2.3.3 पे आते हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। The de Broglie idea was experimentally verified by Davison and Germer in 1927, who observed the reflection of an electron beam from the metal surface, supporting its wave nature। तो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो डी ब्रोगली रिलेशन था उसका आइडिया जो था वो वेरीफाई किया था हमारा डेविसन और जर्मर ने 1927 में। और किस प्रकार से किया था, उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है किसी एक मेटल सरफेस के ऊपर से, और वो जो है वेव नेचर को वहाँ पे शो कर रही है इस तरीके से। अब ये क्या बोल रहा है कि इन 1925 डेविसन एंड जर्मर वर इन फैक्ट स्टडिंग द सरफेस ऑफ निकल बाय मेजरिंग द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो आप देख सकते हैं कि इन जो है 1925 में, यानी कि इससे 2 साल पहले जब ये इन्होंने जो है ये प्रूफ किया था डी ब्रोगली आइडिया को, इससे 2 साल पहले डेविसन और जर्मर जो है ये स्टडी कर रहे थे निकल मेटल को और उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज को जो है स्कैटर होती है
किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर से, तो उसको स्टडी कर रहे थे ये। दे कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम ट्यूब बाय एक्सीलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड देन अलाउइंग देम टू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द निकल मेटल। तो ये इस प्रकार से कर रहे थे कि ये जो है एक कंडक्ट कर रहे थे, ये वैक्यूम ट्यूब में कंडक्ट कर रहे थे ये तो एक्सपेरिमेंट जो है, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, एक्सीलरेट कर रहे थे और उसको एक निकल मेटल के ऊपर बम्बार्ड कर रहे थे कि ताकि वो जो है वहाँ पे जाके टकराए और फिर उसके बाद में वो स्कैटर हो जो भी हो, तो वो चीज़ देखने के लिए। द नंबर ऑफ स्कैटर इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड यूजिंग द डिटेक्टर, और जो भी नंबर ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉन जो है स्कैटर होते उसको ये डिटेक्टर से डिटरमाइन करते। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर 2.8 बिलो। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यहाँ पे हमें दिखा रखा है 2.8 में। यहाँ पे इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक बैटरी दे रखी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है। अब ये क्या है, ये बैटरी इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या है, एक हीटिंग फिलामेंट है। तो हीटिंग फिलामेंट है तो ये हीट करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे एमिट होगा यहाँ से थोड़ा सा जैसे कि पुचुक करके निकलेगा, थोड़ा सा निकलेगा। तो यहाँ पे ये लगा रखा है एक्सीलरेटर, एनोड एक्सीलरेटर। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये एनोड एक्सीलरेटर इसको अपनी तरफ खींचेगा और एकदम धक्का दे के इधर की ओर फेंक देगा जो निकल टारगेट के ऊपर है। तो यानी कि एक्सीलरेट करने का काम करता है। अब जो है निकल टारगेट से ये जब टकराएगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा, और जब डिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर पे पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है कितना, किस एंगल पे कितनी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट जो है डिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमें पता चल जाएगा। और ये जो डिटेक्टर है ये मूवेबल है, और ये क्या बता रखा था कि चेंबर जो है वो वैक्यूम चेंबर है, और यहाँ पे कोई सा भी यानी कि एयर वेयर नहीं है। It was expected from the experiment that the smoothest surface, metal surface, would be rough enough to reflect the electron beam diffusely with a smooth distribution of the intensity with the range of diffraction। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता गया था कि जो कि निकल जो है वो स्मूथ मेटल है, वो इतना रफ तो होगा ही कि वो डिफ्लेक्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन बीम को, यानी कि एक लाइन में नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देगा। और वो डिफ्लेक्शन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, ऐसे अलग अलग नहीं, अलग एकदम समान रूप में वो डिफ्लेक्ट करेगा। ये हमें जो है ये माना गया था, ये सोचा था कि ऐसा होगा। बट while the experiment was conducted, accidentally air entered into the chamber and nickel oxide was formed on the surface of the nickel metal। पर जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तो एक्सपेरिमेंट में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और कभी कभी गलतियां होने से कुछ नया एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई कि एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एक्सीडेंटली उसकी चेंबर जो है वैक्यूम चेंबर है उसके अंदर एयर घुस गई। एयर घुस गई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन है उसमें, तो वो निकल जो है, निकल ने उसके साथ में रिएक्ट करके निकल ऑक्साइड बना दिया। अब जो है निकल ऑक्साइड उसके ऊपर बन गया, तो हमारा जो है रिजल्ट तो चेंज होना ही था, क्योंकि यहाँ पे निकल की बात हो रही थी। वो निकल से टकरा के अलग होता है और निकल ऑक्साइड से टकराएगा तो वो डिफ्लेक्शन अलग हो जाएगा। टू द रिमूवल ऑफ द ऑक्साइड फिल्म, तो इस ऑक्साइड फिल्म को रिमूव करने के लिए डेविसन और जर्मर ने क्या किया, डेविसन एंड जर्मर हीटेड द मेटल पीस एट अ हाई टेम्परेचर which led to the formation of single crystal area having crystal plane in the metal। तो डेविसन और जर्मर ने उस पीस को, मेटल पीस को जो है निकल के पीस को, उसको हीट कर दिया। अब हीट किया तो क्या हुआ कि उधर जो है एक सिंगल क्रिस्टल एरिया बन गया उसका, यानी कि उसके ऊपर आप बोल सकते हैं कांच की परत एक तरीके से आ गई। जो हमने क्रिस्टल लैटिस पढ़ा है तो वो चीज़ जो है मेटल के ऊपर वो बन गई। व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज डन द इलेक्ट्रॉन गॉट स्कैटर्ड फ्रॉम द प्लेन एंड अ डिफ्रैक्शन पैटर्न विद द अनएक्सपेक्टेड पीक्स रिजल्टेड। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, जब ये एक्सपेरिमेंट फिर किया गया, क्योंकि ये क्रिस्टल के ऊपर जो है ग्लास की प्लेन यानी कि क्रिस्टल लैटिस जो है वो बन चुका है, तो वो जो है जब डिफ्लेक्शन हुआ उसके ऊपर, तो डिफ्लेक्शन के ऊपर अलग अलग पीक्स थी, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिफॉर्म हमने सोचा था कि यूनिफॉर्म होगा, पर यूनिफॉर्म नहीं था। उसके ऊपर अलग अलग पीक्स थी, यानी कि किसी एरिया में किस एंगल पे वो कुछ ज़्यादा हो रहा था, किस एंगल पे कुछ कम हो रहा था। तो यानी कि कुछ पार्टिकुलर एंगल ऐसे थे कि उस एरिया में वो जो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। The experiment was again repeated by Davison and Germer in 1927। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था ये दोबारा डेविसन और जर्मर के द्वारा किया गया 1927 में। पहले ये जो है ये अलग चीज़ के लिए किया था, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के लिए देख रहे थे ये। अब इन्होंने जो है डी ब्रोगली रिलेशन पढ़ ली थी, बीच में आई थी इसके 1926 में आई थी, तो इसमें पढ़ लिया तो उन्होंने फिर ये बोला कि अब चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है। एंड द कैलकुलेशन वर डन फॉर इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्टेड एट द डिफरेंट एंगल्स। तो इन्होंने फिर से ये जो है एक्सपेरिमेंट किया डेविसन और जर्मर ने, और उनका इंटेंशन क्या था इस बार कि वो कैलकुलेट करे जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एंगल में जो डिफ्लेक्ट हो रही है, उनकी इंटेंसिटी इसको कैलकुलेट करे कि अगर ये है इस एंगल पे कितना जो है डिफ्लेक्शन होगा, इंटेंसिटी क्या होगी डिफ्लेक्शन की इलेक्ट्रॉन की, और इस एंगल पे क्या होगी। तो अलग अलग एंगल्स पे उनमें कैलकुलेट करना, ये अब उनका ऑब्जेक्टिव था। द हाइयर इंटेंसिटी विथ ऑब्जर्व्ड एट द
angle is equal to 50 degree with kinetic energy of the electrons was 54 eV। तो ये जो है यहाँ पे बता रखा कि हाईएस्ट इंटेंसिटी जो थी वो किस एंगल पे मिली हमें, वो जो एंगल था वो एंगल 50 पे मिली कि 50 एंगल पे अगर जब हम सेट करेंगे हमारा मूवेबल डिटेक्टर को तो जो है उसका जो है इंटेंसिटी जो थी वो हाईएस्ट थी और वो थी हमारी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी थी। यूजिंग डी ब्रोगली रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग 54 eV एनर्जी हैव अ वेव लेंथ ऑफ 0.167 नैनोमीटर। तो ये जो डी ब्रोगली रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है जिन इलेक्ट्रॉन के पास में ये एनर्जी है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, उनकी वेवलेंथ जो है वो ये होगी, हमने ये पता लगा लिया। द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स यूजिंग ब्राग्स लॉ गिव लैम्डा इज इक्वल टू में 0.65 नैनोमीटर विच वाज इन अग्रीमेंट विद द वैल्यू प्रिडिक्टेड बाय द डी ब्रोगली रिलेशनशिप। तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप ने ये क्या बताया, इसकी वेवलेंथ जो है ये बताई। अब एक और चीज आती है ब्राग्स लॉ। ब्राग्स लॉ किस प्रकार से निकाला जाता है, ये जो है ये ब्राग्स लॉ जो है ये हमारी मैटर की पार्टिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। और जब ये केस के लिए जो हमने देखा कि हायर पीक हो रखी है तो इलेक्ट्रॉन की 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उनकी जो हमने डी ब्रोगली से रिलेशन से जो निकाली वेवलेंथ वो और जो ब्राग्स लॉ यानी कि पार्टिकल जो है पार्टिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए जो निकाली वैल्यू लैम्डा की वो दोनों ही एकदम सेम टू सेम बहुत ही करीब आई। तो ये चीज़ जो है इसने ये वैलिडेट कर दिया कि जो है यानी कि मैटर की जो है वेव नेचर भी होती है। तो इस प्रकार से हमने जो है ये वैलिडेट किया। दस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज प्रूव्ड। तो इस तरीके से प्रूव हो गया। Similar support was provided by Thomson and Reid in 1928 when they photographed the diffraction rings produced when the electron passed through a very thin metal aluminium foil। तो ऐसे ही सिमिलर जो है यानी कि सिमिलर प्रूफ जो है बाद में भी हमें मिले थॉमसन और रेड के द्वारा, जो कि है 1928 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोटो ली डिफ्रैक्शन ऑफ जो है डिफ्रैक्शन रिंग्स की इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक मेटल के एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो डिफ्रैक्शन यानी कि वो जैसे कि पानी की बूंद गिरती है ना वाटर सरफेस के ऊपर, तो एक वेव्स निकलती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है वेव्स जो है वो दिखा रखी थी। ये जो है हम फिगर 2.9 में देख सकते हैं, 2.9 यहाँ पे आ रखी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्सरे की यहाँ पे दिखा रखी है, इलेक्ट्रॉन्स की दिखा रखी है। द डिफ्रैक्शन अपीयर्ड एज द लाइट एंड डार्क पैटर्न व्हेन वेव्स encounter an obstacle while they travel by towards a screen or a detector। तो जब भी वो किसी भी ऑब्स्टिकल को जो है वो टैकल करते थे तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है वेव दिखा रखी है, ऐसे वेव्स बनती थी। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि ये फिगर में ये देख लीजिए। द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू पैटर्न्स इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द वेव प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो हमने ये तो बात की कि एक तो यहाँ पे डी ब्रोगली का जो है शो कर दिया था डेविसन एंड जर्मर ने, और थॉमसन और रेडी ने भी बता दिया कि एक एक्सपेरिमेंट से ये डिफ्रैक्शन से कि ये जो है यानी कि मैटर जो है वो वेव प्रॉपर्टीज भी शो करता है। अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है फिर से जर्मर पेज थॉमसन के बारे में। तो जीपी थॉमसन ने जो है यहाँ पे हमें बता रखा है, जीपी थॉमसन ने दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या दिया था तो उसके बारे में बता रखा है। ही वाज एन इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड वाज सन ऑफ जे थॉमसन। तो जे थॉमसन के ये बेटे थे। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1937 along with डेविसन फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनको जो है उनके साथ में ही मिला था जो है नोबेल प्राइज, क्योंकि इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टीज को शो किया था, तो नोबेल प्राइज इनको भी मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक नोट दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप operates on the principle of electron deflection using the instrumental particles of molecular size can be observed। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो किसके ऊपर बेस होता है, वो इस तरीके से बेस होता है कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी चीज़ से टकराएगा फिर डिफ्लेक्ट होगा, तो उसके उसके प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है। और इससे जो है हम मॉलिक्यूलर साइज़ के जो है यानी कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये दोनों फोटो हमने देखी एक्सरे की मॉलिक्यूलर साइज़ में कि ये वेव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो ये जो है ये चीज़ हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही पॉसिबल हो पाई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स रेफर्ड अबव द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वर इन अग्रीमेंट विथ इक्वेशन 2.7। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने देखे, इन दोनों में ही जो है ये एक्सपेरिमेंट्स जो है अग्रीमेंट कर रहे थे 2.7 इक्वेशन के साथ में, जो कि हमारी होगी डी ब्रोगली की इक्वेशन। द अबव एक्सपेरिमेंट कंफर्म्ड द डी ब्रोगली प्रोपोजिशन
दैट पार्टिकल्स कैन बिहेव एज वेव आल्सो। तो ये जो एक्सपेरिमेंट से इन्होंने डी ब्रोगली को पार्टिकल नेचर को प्रूव कर दिया। दस द डुअल नेचर ऑफ मैटर वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड। तो इसी तरीके से जो है हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर भी आ गया। पहले डुअल नेचर ऑफ वेव आया, फिर जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन आया, और डुअल नेचर ऑफ मैटर भी आ गया। Having understood the electron can behave as a wave, let us now calculate the de Broglie wavelength associated with an electron having a velocity of 2.19 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकंड। तो अब जो है हमने ये तो समझ लिया कि भाई ये तो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मैटर के पास में वेव प्रॉपर्टीज भी होती है। तो हम जो है वेव प्रॉपर्टीज यानी कि उसका डी ब्रोगली की वेवलेंथ जो है वो निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे दे रखी है। तो हम फॉर्मूले में जो है इसका जो है वैल्यूज़ डाल देंगे, सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। एच की वैल्यू पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट है। एम जो है इलेक्ट्रॉन का पता है हमें, मास और वेलोसिटी जो है यहाँ पे गिवन है। इसके बाद में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है ये आ जाएगी 3.32 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर। Now, let us calculate the de Broglie wavelength associated with a bullet of mass 2.2 into 10 raised to the power minus 3 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो है हम इसको यहाँ पे इस केस के लिए देखें कि इसके मास के लिए कि एक प्रॉपर्टीज जो है बुलेट की, उसके लिए देखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखा था, बहुत छोटी जो है यहाँ पे मैटर का साइज बहुत छोटा है, मास बहुत छोटा है, उसकी वेलोसिटी भी है। तो इस केस के लिए हम देखेंगे अब बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, मास ज़्यादा है, तो उसके लिए देखेंगे अब। तो लैंडा इज इक्वल टू में होता है हमारा h/mv। h/mv इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आई, हमारी वैल्यू आई 1 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर माइनस 32 मीटर। तो यहाँ पे वेवलेंथ की बात हो रही है अभी। तो आप देखेंगे कि बड़े मास के लिए, तो आप देखेंगे बड़े मास के लिए क्या हो रहा है, बड़े मास के लिए हमारी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी आ रही है, बहुत छोटी आ रही है। और वहीं पे हमारे जो छोटे मास के लिए हमारी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। You can compare the two wavelengths and see how the mass of the system affects the de Broglie wavelength associated with it। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डी ब्रोगली के रिलेशन में जो है मास जो है वो कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है उसकी वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। वैसे हमने बता ही दिया था ये पहले कि लैंडा इज इक्वल टू में यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। यही बात थी, डी ब्रोगली का जो रिलेशन था वो यही था कि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। You can also conclude from equation 2.9 that de Broglie wavelength at a given velocity is inversely related to its mass। तो ये बोल रहा है कि आप जो है यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास होती है अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो फिक्स हो। दैट इज फॉर पार्टिकल्स ऑफ लार्ज मास के पार्टिकल्स के लिए लैंडा जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। हैंस जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट है उनमें हमें वेव नेचर हमें विजिबल नहीं होता है नेकेड आई से, होता है पर बहुत उसके लैंडा बहुत छोटा होता है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है वो। तो लार्ज मास के लिए ये होता है। और जो जिनका मास होता है इज टू स्मॉल फॉर मेजर करने के लिए बहुत स्मॉल होता है, और जिनका मास जो है वो बहुत छोटा होता है तो उनमें वो विजिबल हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली लैंडा कैन बी मेजर्ड यूजिंग द डिफ्रैक्शन फिनोमिना। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि लैंडा को जो है वो हम डिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो है फिनोमिना उसके द्वारा हम जो है यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि लैंडा कितना है। बिफोर स्टडिंग द नेक्स्ट सेक्शन ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको पढ़ने से पहले ये बोल रहा है कि हमें जो है यहाँ पे एक एसएक्यू कर लेना चाहिए, एसएक्यू 5। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब हम एसएक्यू 5 पे आते हैं। वाई इज नॉट द वेव नेचर ऑफ मैटर अपेरेंट इन आवर डेली ऑब्जर्वेशन। तो ये बोल रहा है कि जो वेव नेचर ऑफ मैटर जो होता है वो हमें अपनी डेली ऑब्जर्वेशन में क्यों नहीं दिखता है, ये चीज़ ये बोल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए अब हम एसएक्यू 5 के आंसर पे आते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अप्रोच द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैविंग लार्ज मास। हम जो है अपनी डेली लाइफ में लार्ज मास के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनका मास काफ़ी ज़्यादा होता है, छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। हैंस लैंडा एसोसिएटेड विद दैम इज़ वेरी स्मॉल एंड कांट बी मेजर्ड। तो इसी कारण से जो उसका लैंडा जो है, जो भी उसके मास के साथ में एसोसिएटेड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है और वो जो है मेजर नहीं किया जा सकता, हमारी आंखों से दिखता भी नहीं है। सो वी डू नॉट रिकॉग्नाइज डी ब्रोगली वेव्स इन आवर डेली लाइफ। तो इसी प्रकार से इसीलिए हम कह सकते हैं कि डी ब्रोगली की जो वेव्स है हमारी यानी कि मैटर वेव्स, वो जो है हमें अपनी डेली लाइफ में दिखती नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हमारा सेक्शन 2.3 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 2.4 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।